नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ 36 स्लॉट्स 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग मशीन इज गिवन एज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है के डी इज इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस। तो यहाँ पे स्लॉट्स कितना दिया है? 36 स्लॉट्स। पोल कितना है? 4 पोल अपॉन फेस। तो इसकी वैल्यू एम की वैल्यू आ जाएगी 3। अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। तो बीटा की वैल्यू निकल आएगी, बीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट था 36 बटा पोल था 4। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 20। के डी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एम की वैल्यू थी 3, बीटा की वैल्यू 20 अपॉन 2, एम की वैल्यू 3 साइन 20 अपॉन 2। इससे आंसर आ जाएगा 3 साइन 30 अपॉन 3 साइन 10। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू मैक्सिमम डिमांड इज डिफाइंड एज। लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू अपॉन मैक्सिमम डिमांड। और डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल डिमांड अपॉन इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a differential charge dq is given a differential energy dw, the rise in potential of the charge is। तो आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। w इज इक्वल टू होता है वी आई टी अपॉन q इज इक्वल टू होता है आई टी। तो आई टी से आई टी कैंसिल, तो W अपॉन क्यू की वैल्यू आ जाएगी V। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट ऑन 120 वोल्ट विच रिजल्ट्स इन अ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 500 एम्पेयर। तो जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टेंस निकालने के लिए G इज इक्वल टू I अपॉन V। I आपका करंट है, V आपका वोल्टेज है। I हो गया 500 एम्पेयर अपॉन 120, इससे ये कैंसिल आउट 4.16 सीमेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट थ्रू एन एलिमेंट इफ द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट इज q इज इक्वल टू 10t कूलॉम। तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू की वैल्यू क्या दिया है 10t। अब इसे हम dt के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एन AC करंट। आंसर है PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो पावर सिस्टम में यूज़ किया जाता है और ये AC क्वांटिटी सिर्फ मेज़र करता है। करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाकर इसकी रेंज बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट I सेकेंड फॉर द गिवन। यहाँ पे 1 सेकेंड में करंट की वैल्यू पूछा है तो आप देख सकते हैं 3 सेकेंड में ये वाली स्विच क्लोज हो जाएगी, 2 सेकेंड में ये वाली स्विच ओपन हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो 1 सेकेंड में ये वाली स्विच है ये क्लोज थी और ये 1 सेकेंड में ये ओपन थी। तो ये सर्किट लूप आपका ओपन तरीके काम करेगा तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। 1 सेकेंड में सिर्फ यहाँ करंट फ्लो करेगी। तो I इज इक्वल टू V बाई R। V आपका है 10 वोल्ट, R है 5 किलो एम्पियर। तो आंसर उससे निकल आएगा I इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। If V1 and V3 are the RMS values of the fundamental and third harmonics of an alternating quantity, then the RMS value of the alternating quantity is given as। तो कभी भी RMS वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं V1 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, ऐसा करके आप RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफर्ड एज अ ट्रैक्शन मोटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। आंसर है DC सीरीज़ मोटर। DC सीरीज़ मोटर क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल internal characteristics of DC generator is described as between the on-load generated EMF and the armature current। जो मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वो आर्मेचर करंट और इंड्यूस EMF ऑन लोड जनरेटेड EMF के बीच में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। मतलब सीमित। तो जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें कोयला यूज़ होता है तो कोयला क्या है सीमित ऊर्जा के स्रोत में आता है तो होगा इंग्लिश में से कहेंगे कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिव क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज 2 मिलीसेकंड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विल बी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिया है 2 मिलीसेकंड।
यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 500 हर्ट्ज। डिफ्यूजन कैपेसिटी question, which part of the electrical machine provides mechanical support to the poles and path of magnetic flux? तो इलेक्ट्रिक मशीन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो मैकेनिकल पोल को मैकेनिकल सपोर्ट और मैग्नेटिक फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है? तो उस आंसर होगा योक। देखिए योक क्या है। मशीन का जो फ्रेम होता है, ऐसे जैसे कि हमारे पास मशीन है, तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? योक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग आयरन if the coefficient of adhesion on dry rails is 0.26, which of the value for wet rail? कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इसे म्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, जैसे जैसे ट्रेन के ट्रैक पे मतलब जैसे ग्रीस मतलब ज़्यादा हो जाएगा सैंड, तो उसकी वैल्यू क्या कम हो जाएगी 0.16। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। The time rate of flow of electric charge past a given point is known as, आंसर होगा करेक्ट, I is equal to dq upon dt, जहाँ dq हो गया चार्ज, dt हो गया rate of change of time। Next question, when a given block of energy is passed at a specified rate and the succeeding blocks of energy are charged at progressively reduces rate, it is called, तो आंसर होगा ब्लॉक रेट टैरिफ। और हम लोग के घर में जो एनर्जी मीटर यूज़ होता है वो किस पे काम करता है? वो 2 पार्ट टैरिफ पे काम करता है, जिसमें एक फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सिंक्रोनस मशीन कॉल्ड डबली एक्साइटेड मशीन? आंसर होगा बोथ इट्स रोटर एंड स्टेटर एक्साइटेड। सिंक्रोनस मशीन के रोटर में डीसी करंट दिया जाता है और स्टेटर में एसी करंट दिया जाता है, इसीलिए इसे डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं। Next question, the free running period of a train does not depend on duration of stops. Next question है, which of the following is utilized in the operation of voltmeters only? आंसर है electrostatic effect. Find the value of VR in the given network. इसमें VR की वैल्यू पूछ रहा है, तो IR is equal to 12। VR की वैल्यू निकालनी है। VR is equal to IR into 25 ओम। IR की वैल्यू क्या थी? 12/25 इंटू 25। 25 से 25 कैंसिल आउट। IR की वैल्यू आपकी हो जाएगी, VR की वैल्यू हो जाएगी, मैंने सॉरी लगता है गलती हो गई है, ऑफ VR इन द गिवन नेटवर्क। IS आपका ये फ्लो हो रहा है V/R
ओह सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे 2 एम्पेयर भी दे रहा है, 2 एम्पेयर। तो आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 एम्पेयर, क्योंकि आई आर इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है लेकिन हमारी करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो आई एस की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पेयर। तो वी आर की वैल्यू निकालनी है, वी आर इज इक्वल टू आई आर इंटू 25। आई आर की वैल्यू कितनी थी, -2 इंटू 25, तो आंसर आपका आ जाएगा -50 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केवी रेटिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड व्हेन कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर बिकॉज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बोथ इंडक्टिवली एंड कंडक्टिवली। इसकी वाइंडिंग ऐसे होती है, कॉमन वाइंडिंग होती है जिसमें पावर कैसे ट्रांसफ़र होती है, इंडक्टिवली भी होती है और कंडक्टिवली भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ a load of 40 megawatt and a maximum demand of 20 megawatt. The units generated being 61.5 in 10 की पावर 6 पर annum. Calculate the demand factor. डिमांड फैक्टर कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम डिमांड कितना है, 20 मेगावाट है, और कनेक्टेड लोड कितना है, 40 मेगावाट। तो इससे ये आपको कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका देगा 0.5। 2 पार्ट टैरिफ इज बेस्ड ऑन, आंसर है फिक्स चार्ज प्रोपोर्शनल टू एंड चार्ज प्रोपोर्शनल एट यूज्ड। Next question is, the total flux at the end of long bar magnet is 300 microweber. The end of magnet is withdrawn through a 500 turn coil in 1/10 second of a second. What is the generated EMF across terminals of the coil? तो इसमें इंड्यूस्ड EMF पूछा, तो E इज इक्वल टू होता है NdΦ/dt। एन आप दिया है फाई, आपका दिया है 300 माइक्रोवेबर अपॉन dt आपका दिया 1/10। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, 10 आपका ऊपर चला जाएगा, 500 इंटू 300 टू 10⁻⁵। ये पहले -6 था, नीचे जो 10 था वो ऊपर आ जाएगा, तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्रिटिकल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं तो जो क्रिटिकल वोल्टेज होता है कोरोना फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि बंडल कंडक्टर यूज़ करने से कोरोना जो होता है वो कम होता है, तो उसका जो क्रिटिकल वोल्टेज होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इन एन एटम इज द गैप बिटवीन द बैंड। कैसे, देखिए किसी भी एलिमेंट में ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है कंडक्शन बैंड पे, तब करंट फ्लो होती है। कंडक्टर में इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए, और सेमीकंडक्टर में इसकी गैप थोड़ा कम होता है।
लेकिन कंडक्टर में ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसलिए बहुत थोड़ा वोल्टेज देने पे उसमें करंट फ्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे कौन सा ऐसा फिगर दिख रहा है जो करंट कंट्रोल है लेकिन वोल्टेज सोर्स है? इसमें ये प्लस मतलब कैसा होगा, कोई भी वोल्टेज जो होगा वो आई पे डिपेंड करेगा, कि मतलब करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे कहेंगे करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। देखिए यहाँ पे ये करंट सोर्स है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे वीसी दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, वोल्टेज, क्योंकि वीसी यहाँ पे है लेकिन करंट सोर्स है। और पहले वाले में क्या था, कंट्रोल क्यों, next question, when the rate of electrical energy is charged on the basis of maximum demand of the consumer and the unit consumed, it is called टू पार्ट टैरिफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे घर में एनर्जी मीटर लगा रहता है वो किस पे वर्क करते हैं, टू पार्ट टैरिफ पे, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो चार्ज लिया जाता है वो मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर और यूनिट कंज्यूम पे लिया जाता है, मतलब फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज पे। ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड एट, हो जाएगा ग्रेविटी कंट्रोल। एडी करंट डैम्प किस में यूज होती है, पीएमएमसी में यूज होती है। ग्रेविटी कंट्रोल डैम्प किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन आपका शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है, और एयर फ्रिक्शन आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 इन द गिवन सर्किट इफ IS is equal to 25 milliampere, R1 4 ohm and R2 8 ohm। तो V1 एंड V2 की वैल्यू निकालने का, IS आपको दिया है 20 मिली एम्पेयर, V1 is equal to IS into R1 मतलब 25 मिली एम्पेयर इंटू R1 आपका कितना था, 4 ओम था। तो ज़ीरो वोल्टेज हो जाएगा 0.1 वोल्ट। यहाँ पे माइनस इसलिए लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस, V2 की वैल्यू प्लस में इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे करंट I2 प्लस टू माइनस फ्लो कर रहा है। V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू वही होगी जो I1 की थी, इंटू R2 की वैल्यू तो 25 मिली एम्पेयर इंटू तो 0.2 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ये। A delayed full wave rectified sinusoidal current has an average value equal to half its maximum value. Find the delay angle. एवरेज वैल्यू जो है इसकी हाफ ऑफ इस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, तो जो डिले एंगल होगा
5/2 minus 1. Next question, which of the below plants has highest overall efficiency? ओवरऑल एफिशिएंसी किस प्लांट की सबसे ज़्यादा होती है? वो हाइड्रोलिक पावर प्लांट की होती है। स्टीम पावर प्लांट की आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी 29% होती है। When the normal excitation is increased, armature current drawn by it because जब सिंक्रोनस मोटर में लोड बढ़ाया जाता है नॉर्मल एक्साइटेशन में, तो उसका आर्मेचर करंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका नेट रिजल्टेंट वोल्टेज होता है आर्मेचर में वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि जो पहले मान लीजिए जो V इज इक्वल टू E जो था वो उस E माइनस V का पहले x1 थी वैल्यू, E माइनस V1 की वैल्यू x2 होगी। मतलब ये जब बढ़ जाएगी तो आर्मेचर करंट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू एट टाइम सेकेंड? 6 सेकेंड में जब हो जाएगा सर्किट का तो ये ओपन हो जाएगा। 5 सेकेंड जब हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। मतलब 6 सेकेंड में भी ये क्लोज ही रहेगा। तो ये वाली सर्किट 6 सेकेंड में ओपन सर्किट तरीके काम करेगी। और यहाँ पे हम करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? V by R 3 ohm, V था 12/3 किलो ओम। तो आंसर आपका हो जाएगा 4 मिली एम्पेयर। Dash is the method of braking in which motor armature remains connected to the supply and draws power from it, producing torque opposite the direction of motion. आंसर होगा कौन सी ब्रेकिंग? प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है? इसका यूज़ हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क में भी यूज़ किया जाता है इस ब्रेकिंग का। The relation between B and H is the magnetic circuit is given as, आंसर होगा आपका 1। B आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, म्यू आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, H आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द करंट I and voltage V of a circuit element, the power and energy W are given. तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो P इज इक्वल टू वी आई है। और देखिए W का इंटीग्रेशन करके दिया है कि जो डी टाउ है, तो W का जब P का जब इंटीग्रेशन करेंगे, P आपका बाहर आ जाएगा, जो डी टाउ है वो T बन जाएगा 0 to T। तो ये आपका हो जाएगा P T माइनस 0, W आपका हो जाएगा पी टी। P आपका था वी आई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नो लोड कंडीशन द पावर drawn by the prime mover of an alternator is utilized to no load condition। प्राइम मूवर जो पावर जनरेट करेगा वो क्या होगा? उसका आंसर होगा मीट नो लोड लॉसेस। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।